ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो इसका हो जाएगा आपका, डायरेक्शन रेशियो अगर हम लिखना चाहेंगे तो मेरा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 हो जाएगा, कॉमा y2 माइनस y1 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा z2 माइनस z1। देखिए तो ये मेरा डायरेक्शन रेशियो हो गया। खाली आई जे के कैप हटा दिए तो इसके बाद जो स्केलर क्वांटिटी मिला तो ये क्या होगा, यही मेरा डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हमको डायरेक्शन कोसाइन लिखना है। तो ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में अगर देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइन में कुछ नहीं करना है। अगर इसका फॉर्मूला ऐसे वेक्टर मेथड से भी निकल जाएगा। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का कुछ नहीं करेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालना आप जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर पी क्यू कैप निकालें तो पी क्यू और पी क्यू का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस वेक्टर तो क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब प्लस आपका z2 माइनस z1 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर में वेक्टर यही रहेगा। अब फिर तीनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, मतलब वहाँ से आई जे कैप को हटा देंगे और वही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बस कुछ नहीं है। और वही मेरा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बन जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ से देखिए क्या लिखा है कि कॉस अल्फा इक्वल टू, आप वहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि कॉस अल्फा इक्वल टू, देखिए लिखा है कि कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आपका है, यहाँ से देखिए क्या होगा x2, यही x2 है, अब माइनस ये x1 है, अब बाई आपका लिखा हुआ है पी क्यू। अब देखिए पी क्यू क्या है, ये पी क्यू इसका लेंथ लिखा हुआ है, जो लाइन सेगमेंट या लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका लेंथ लिखा हुआ है, पी क्यू यही है। क्योंकि वहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ आप देखेंगे तो हम सब लिख देंगे यहाँ पर। तो कॉस अल्फा इक्वल टू ये है, फिर कॉस बीटा इक्वल टू देखेंगे तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या है, तो ये है आपका बाई टू माइनस बाई वन और बाई पी क्यू है। चलिए फिर अगर कॉस गामा इक्वल टू देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 और ये हो जाएगा क्या बाई पी क्यू। देखिए ये लिखा हुआ है। और फिर वहाँ लिखा हुआ है कि पी क्यू इक्वल टू वेयर, जो पी क्यू आप देख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि वेयर पी क्यू मेरा क्या है भाई, तो पी क्यू जो है ये डिस्टेंस फार्मूला है, मतलब इसका जो हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका प्लस है ये हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ पी क्यू इक्वल टू लिखा हुआ है कि रूट अंडर, ये सारा रूट के अंदर ही रहेगा, ये भी वैल्यू आपका रूट के अंदर ही है। अगर देखें तो फिर से अगर इसको फिर से देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्या लिखा होता है, कि फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि पी क्यू इक्वल टू क्या आपका है, एक रूट के अंदर ही सारा वैल्यू है, ये पूरा रूट के अंदर ही रहेगा। देखिए ये यहाँ पर अलग से लिख दिए थे इसलिए हो सकता है आप लोग कन्फ्यूज़न हो। तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका z2 माइनस z1 का स्क्वायर, z2 माइनस आपका z1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यही है, फिर दोबारा लिख दिए तो यही पी क्यू है। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला से निकाल, हम डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये तो फार्मूला पढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि इसका लेंथ है। तो हर एक को जो अगर देखा जाए तो अभी हम लोग इसको बहुत डायरेक्शन रेशियो है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। तो यही काम देखिए इस तरह से इसको प्रूफ किया गया था। तो यही आपका देखिए है। और फिर एनसीईआरटी में देखिए भी लिखा हुआ है कि आपका डायरेक्शन रेशियो जो हम लिखे थे कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं और z1 माइनस z2 भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो आपका ये भी हो सकता है क्योंकि और करके वहाँ लिखा हुआ है कि और करके आप देखेंगे तो वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसको आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ऐसे भी लिखा हुआ है और करके डायरेक्शन रेशियो में। फिर और क्या लिखा हुआ है, इसको भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं। और फिर क्या है कि z1 माइनस आप z2 भी कर सकते हैं। ये भी दोनों आपका डायरेक्शन
रेशियो ही है। 2 पॉइंट के अगर बीच का निकाला जाए तो ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। तो ये भी एनसीईआरटी में इस चीज़ को लिखा गया है कि इसीलिए आपको लिख दिए कि एनसीईआरटी में ऐसा भी दिया हुआ और करके ये भी चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दो डायरेक्शन रेशियो हो गया और ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ये तीनों जो देख रहे हैं कॉस अल्फा, ये जो देख रहे हैं कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हम याद रखेंगे। और जो पी क्यू है वो डिस्टेंस फार्मूला से निकाला गया था और इसी से हम लोग इसको डिवाइड किया गया है। तो बस इतना ही थ्योरी है और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हमको इस जो शुरुआत जो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर जो चैप्टर में पहला जो टॉपिक्स में दिया गया है आपको 3 डायमेंशनल में, यही हमको पढ़ना है और कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे तो एक लाइन में इसे यहाँ बताया गया है कि एक लाइन का आपका जो होता है वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि फॉर एनी लाइन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो होता है। डायरेक्शन रेशियो के बारे में लिखा गया है कि अगर मान लेते हैं कि ए बी सी, देखिए हम यहाँ पर इस चीज़ को है सो हटाते हैं इस पेज को, और फिर देखिए कि एक चीज़ देखिए एक चीज़ और वहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ हम लिख देते हैं। देखिए क्या है आपका इसको देखिए इसमें क्या है कि इसमें एनसीईआरटी में भी बताया गया है। देखिए क्या है कि आप यहाँ देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन देन के ए के बी के सी वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0 इज ऑल्सो ए सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो। अब इससे ये पता चलता है और आगे देखिए और क्या लिखा हुआ कि फॉर एनी लाइन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। अब देखिए इसका ये कहना है कि एक लाइन में जो होता है आपका क्या बोला कि इनफाइनाइटली मेनी सेट्स ऑफ मतलब क्या होते हैं आपका डायरेक्शन रेशियो होते हैं, जो कि हमको यहाँ क्या बोला कि आपका देखिए भाई क्या है डायरेक्शन रेशियो। यहाँ क्या बोला कि भाई कि इसी लाइन में अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ लिखा हुआ कि के ए के बी और ये बोलता है के सी। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई कि के ए है, आप डायरेक्शन रेशियो में क्या कर रहे हैं कि एक सेम जो ठीक है के इज नॉट इक्वल टू 0 है तो एक सेम एक कांस्टेंट क्वांटिटी या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा उससे आप तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो इसका मतलब यही ना होगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर ठीक है ए बी सी है तो इस ए बी सी को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 2a हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 2b हो जाएगा और ये 2c हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं कि 3a 3b भी कर सकते हैं और 3c भी कर सकते हैं। और भी हम चाहें तो सेम नंबर कोई भी नंबर से k इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 4a 4b और 4c भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद जो देखा जाए इसका मतलब कि डॉट डॉट क्या होगा, अगर डॉट डॉट देखे तो हम लोग कैसे पढ़े थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि जब फार्मूला प्रूफ करते थे तो हम T1 निकालते थे, T2 निकालते थे, T3 निकालते थे, T4 और डॉट डॉट करके हम लोग फिर Tn निकाल लेते थे, जो कि हमको मिलता था a प्लस n-1 d मिलता था। तो यहाँ भी अगर यहाँ पर ठीक है 2a किए 3a किए 4a किए 5a करेंगे 6a इस तरह से a b c तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट में हम क्या करेंगे अगर देखा जाए तो na nb या nc, लेकिन यहाँ n नहीं लिख के लिखता है कि यह आपका क्या है भाई, ये आपका क्या है कि ka है आपका kb है और ये आपका kc। तो यहाँ k तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी लाइन का इसमें लिखा गया जो लिखा है वो बात सही है कि भाई फॉर एनी लाइन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियो होता है। लेकिन एक बात ध्यान देने की बात है कि तीनों में ए बी सी जो डायरेक्शन रेशियो आपका है तो तीनों में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों में हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा वो चीज़ यहाँ पर फिर सही नहीं होगा। कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम ही नंबर से कीजिए, अब वो नंबर जो भी हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में ये भी लिखा गया है, मतलब इसके बारे में भी बोला गया। आप वहाँ देखेंगे एनसीईआरटी में जो बहुत कुछ जितना लिखा गया है जो भी बताया गया तो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से वहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए तो इससे ज़्यादा अगर इस चैप्टर में आपको यहाँ से फिर हम लोग का जो एक्सरसाइज है
आपका 11.1 है। तो जो भी देखिए कंसेप्ट जो भी इसमें दिया गया था तो हम लोग सारा का सारा देख चुके हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो आर एस अग्रवाल इसमें और भी कुछ लिखा है कि दो लाइन कब के बीच में परपेंडिकुलर या पैरेलल, तो एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं है। तो इसीलिए जब एनसीईआरटी लिखा ही नहीं है तो हम लोग इसको नहीं कर रहे हैं। ऐसे आर एस अग्रवाल का बुक देखेंगे आप वहाँ पर, तो आर एस अग्रवाल में इसमें और भी कुछ बातें लिखे हैं। वो इसमें ऐसी बात नहीं है कि आर एस अग्रवाल या और भी हम तो आप देखेंगे तो वहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताया गया है। फिर L1 परपेंडिकुलर होता है या दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, तो ये सब कुछ बताए वहाँ बताया गया कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। कि अगर मेरे पास मान लीजिए दो लाइन है और दोनों लाइन मान लीजिए कि अगर टू लाइन है उसके बीच में आपका डायरेक्शन अगर कोसाइन L1 M1 आपका N1 है और L2 M2 N2 है, तो वहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन होगा, और यहाँ से हम लोग दो लाइन्स अगर पैरेलल है तो क्या रिलेशन होगा। अगर चाहे तो इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि इसे देखिए, इसे ये कहा गया है कि अगर दो लाइन आपका अगर मान लेते हैं कि अगर दो लाइन मेरा पैरेलल है, ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच में जो रिलेशन होगा तो क्या रिलेशन होगा। तो ये सब के बारे में भी ये थोड़ा सा आपको जो आर एस अग्रवाल है तो वो बताए हैं कि इसकी भी चर्चा वहाँ किया गया है। तो वो आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो अगर यहाँ से हम लोग भी थोड़ा सा इसमें इस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग नहीं, तो इसमें बस कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा इसका रिजल्ट देखना है या रिजल्ट हम लोग को याद रखना है कि भाई कि यहाँ से क्या होगा। और कुछ कोई खास बात इसमें हम लोग को ऐसा नहीं कि वो कुछ प्रूव करना है और ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो इसमें कहा गया है कि अगर देखिए एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, तो हम लोग एंगल का बात की बात है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि दो लाइन है, देखिए इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं थोड़ा अलग से, मुझे कुछ एक्स्ट्रा जो बताया गया कि अगर दो लाइन है, अगर मान लेते हैं कि कोई लाइन आपका ये लाइन है, ये लाइन आपका L1 है, ठीक है, और ये लाइन जो है आपका है वो आपका L2 है, ठीक है, और ये दोनों लाइन आपस में क्या है, अगर यहाँ देखें तो एक चीज़ हम लिख सकते हैं कि L1 जो है वो पैरेलल आपका L2 है। ये चीज़ आपस में दोनों के बीच में पैरेलल का रिलेशन है, ठीक है। अगर L1 का हम अगर इसका हम L1 का अगर देखें कि भाई ये जो मेरा लाइन L1 है इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, अगर इसमें हम लिखें कि डायरेक्शन ये जो आपका डायरेक्शन अगर इसका कोसाइन, अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन हम बोल रहे थे कि अगर L1 लाइन है और इसका डायरेक्शन कोसाइन अगर मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो आपका L1 है, M1 है और N1 है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। इस तरह से अगर हम फिर देखें कि अगर L2 है, ठीक है, L2 है और L2 लाइन का अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन देख इसका लिख बताया गया है कि इसका जो डायरेक्शन आपका कोसाइन है ये आपका L2 है, M2 है और ये आपका N2 है, ये है आपका, ठीक है। चलिए अगर दोनों का डायरेक्शन कोसाइन ये है तो अगर यहाँ से बताया गया कि अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो इसमें देखिए एक चीज इसमें क्या होता है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन जो आपस में होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं तो ये आपस में इसका जो दोनों का रेशियो निकालते हैं वो दोनों का इक्वल होता है। जब दोनों आपस में पैरेलल होते हैं तो उसका रिलेशन क्या है, देखिए इसका रिलेशन आपका है L1/L2 है, फिर आपका इक्वल टू होगा, यहाँ पर इक्वल टू है आपका, फिर है कि M1/ आपका M2 होगा और N1/N2 होगा। जब आपस में पैरेलल होंगे तो अगर यही दो लाइन आपस में मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, L1 और L2 और परपेंडिकुलर है, अगर L1 जो है L1 जो लाइन है अब परपेंडिकुलर आपका L2 है, ये रिलेशन है। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये रिलेशन अगर जो है एक तो पैरेलल का हो गया, ये देखिए जो लिखे हैं वो पैरेलल के लिए लिखे हैं, ये पैरेलल के लिए। लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर का अगर दोनों आपस में का रिलेशन है
तो इसके लिए देखिए क्या बताया गया है कि अगर परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ से देखिए है कि आपका L1 प्लस L2 और M1 प्लस M2 हो जाएगा। M1 मैंने M1 M2 और आपका प्लस हो जाएगा N1 और N2 और इक्वल टू क्या होता है 0 होता है ये। तो ये सब की जरूरत पड़ती है जब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसी एनसीईआरटी में चर्चा ये सब नहीं किया गया, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, तब आपको ये L1/L2 इक्वल टू M1/M2 N1/N2 होता है। अगर फिर दो लाइन आपस में वही दो लाइन अगर दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है, माने कि N1 और L2 परपेंडिकुलर है, तो फिर ये रिलेशन होता है। तो ठीक है, इसी सब कुछ बताया गया है, आप देखेंगे वहाँ पर ये आपका RS अग्रवाल ये चीज़ लिखे हैं कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो क्या होगा। तो इन सब बातों को भी हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब मान लें कहीं क्वेश्चन बनाते हैं तो कहीं कहीं पर इस सब चीज़ का चर्चा ऐसे एनसीईआरटी में तो नहीं बताया गया, लेकिन RS अग्रवाल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो कि हम एनसीईआरटी और RS अग्रवाल को थोड़ा देखते हुए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता दिए हैं। तो ठीक है, इसके बाद देखिए अब थ्योरी खत्म हो जाता है और इसके बाद जो हम लोग को है, तो अब इसके बाद जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करते हैं। तो वो एक्सरसाइज आपका क्या है 11.1 है, ठीक है। तो 11.1 तो इसमें क्या होगा देखिए, इसमें अगर इसमें बताएंगे तो दोनों वीडियो आपका क्या होगा मर्ज हो जाएगा, मतलब तो अगर तो वो दिक्कत होगा यहाँ से, तब इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए देखते हैं कि कितना समय बचा हुआ है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो भी आपको थ्योरी से रिलेटेड जो भी पढ़ना था वो सारा हम बता चुके हैं। और जो अभी देखिए लास्ट में हम जो बताए हैं तो एक्स्ट्रा है, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा कंडीशन लिख दिए हैं ऐसे इसको, इसका तो प्रूफ हम किए नहीं, तो खाली कंडीशन बातें लिखे हैं कि भाई अगर दो लाइन है अगर आपस में पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या इसका होता है। अगर अलग अलग अगर लाइन 1 का डायरेक्शन कोसाइन अगर L1 M1 N1 है, अगर लाइन L2 का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है, तो इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर अभी हम लोग थोड़ा सा देखे थे। और इसकी देखिए यहाँ पर आपका ये चीज़ जो है तो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर बताए हैं। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को करना है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दिया हुआ है 11.1, तो इसका हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरी खाली देखे हैं, तब जो भी हम इसका कंसेप्ट था वो देखे हैं, तो इसमें हम इसका चर्चा नहीं अभी आगे का मतलब इसके बाद यहीं पर इसको वीडियो को हम आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि इसे टाइम भी ज़्यादा हमको मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुश्किल से अब 6-7 मिनट 8 मिनट और टाइम होगा। तो इसीलिए जब एक अगले दिन हम जब नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 11.1 है, तो उसमें जो भी 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो पाँचों क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक्स।